नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है, वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार में पिछड़ी जातियों का आरक्षण कोटा बढ़ाकर 65% करने के मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इसको लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की ओर से भी याचिका दायर की गई है। आरजेडी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है और इससे पहले बिहार सरकार ने भी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आरजेडी ने अपनी इस याचिका में पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें वंचित आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने के फैसलों को रद्द कर दिया था। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी है? हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। देखिए, जिस तरह से आज कहा जा सकता है कि बिहार में पिछड़ी जातियों के आरक्षण कोटा को जिस तरह से बढ़ाकर 65% करने के मामले में जो है, इस मामले पर एक याचिका दायर की गई थी और उसी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और जिस तरह से इसको लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक याचिका जो है वो दायर की गई थी और आरजेडी ने अपनी याचिका में, उनके द्वारा जो वकील हैं उन्होंने जिस तरह से याचिका दायर किया था, तो उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इससे पहले बिहार सरकार ने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आरजेडी ने अपनी इस याचिका में पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कि वंचित आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रतिशत 50 से बढ़ा करके 65% करने का जो कानून को रद्द कर दिया था। तो कहा जा सकता है कि आज की ये कोर्ट की सुनवाई कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जब सुनवाई होगी तो देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर दोनों पक्ष की तरफ से किस तरह की दलील दी जाएगी। वाकई शंकर, इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला कोर्ट की तरफ से आज लिया जाना है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब खबर बाढ़ से मची त्रासदी को लेकर। भागलपुर के नौगछिया में काजी कोरिया गांव से राघोपुर तक 7 किलोमीटर लंबे तटबंध में दरार पड़ चुकी है। बांध कटने की कगार पर आ चुका है। ग्रामीणों ने रात भर पेड़ काटकर बांध को बांधा है। ग्रामीणों ने विक्रमशिला सेतु पथ को जाम कर दिया, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। बीडीओ और कार्यपालक अभियंता ने ग्रामीणों के साथ तटबंध का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने बाढ़ नियंत्रण के कार्यपालक अभियंता के साथ धक्का मुक्की तक की है। ग्रामीणों ने यहां ठीक से काम नहीं करने का आरोप लिया है और जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। बारिश हुई है, उसमें हल्फा के कारण जो है लगभग मेरा बांध 3.5 किलोमीटर के लेंथ में क्षतिग्रस्त हुआ है। टॉप लगभग 1 मीटर के विड्थ में क्षतिग्रस्त हुआ है। तो हम लोगों ने सवेरे 6:30-7 बजे से काम लगभग 6:30 बजे से काम शुरू करवा दिया। उसके मरम्मत के योजना का काम का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि तेजी से मरम्मत हो। कुछ ग्रामीण लोग का शिकायत है, जो शिकायत सही भी है कि इस तरफ काम थोड़ा कम हुआ है, उस शिकायत को हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमें नौगछिया के काजी कोरैया से राघोपुर तक बांध पर आप देख सकते हैं कि 7 किलोमीटर लंबा ये बांध है और रात में जो है सभी लोग यहाँ जगह कर रहे थे क्योंकि तेज आंधी और आई बारिश के बाद जो है लगातार बांध में कटाव शुरू हो गया था और लोग जो है किसी तरीके से बोरा और पेड़ काट कर जो है यहाँ पर दे रहे थे कि किसी तरीके से ये बांध बच जाए। कई जगह जो है बांध कटा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं कट पाया। क्या हुआ था रात में? रात भर परेशान छे, बच्चा बुतरू सब डनवा एकदम पानी सीधे निकली जाए, सीधे एकदम बच्चा बुतरू एकदम बेहालत छे। ये भारी डक्टर में पानी हो जाए, ऊपर का बही जाए। बारिश के वजह से पूरा आंधी चला था। हाँ। उसके बाद ध्यान से इस पार आ गया, पूरा आधा कट गया ना, उधर में 2 फीट बचा हुआ है, पूरा कट गया। क्या परेशानी है यहाँ पे? बहुत रात में जो आदमी आया ना पूरा गांव से उनट के, तो पूरा ढ्यों से बज रहा था, इधर से उधर फेंक दिया रहा था, ढ्यों से ही काट रहा था। यहाँ पर कोई सा उपाय नहीं है कि कोई
प्रशासन आ जाए, आपको प्रभावित आ जाए, बोरी तोरी कुछ नहीं दिया जाए। गंगा का जलस्तर जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ग्रामीणों में जो भयावह स्थिति है गंगा की, उसको देखकर कहीं न कहीं डर है और खौफ में लोग जी रहे हैं, रत जगह करके यहाँ पर रह रहे हैं। अब जिला प्रशासन जल्द से जल्द यहाँ पर कार्रवाई करे और फ्लड फाइटिंग का काम तेज गति से कराया जाए, जिससे कि इन लोगों को राहत मिले। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और भागलपुर के नौगछिया में बाढ़ ने जहां तबाही मचाई है, काजी कोरिया से राघोपुर तक 7 किलोमीटर तटबंध को बचाने के लिए फ्लड फाइटिंग का काम जारी है। बोरे में बालू भरकर बांध के किनारे डाला जा रहा है ताकि तटबंध को बचाया जा सके, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि बोरे में मिट्टी भरकर डाले जा रहे हैं। ग्रामीण साफ तौर पर फ्लड फाइटिंग के चल रहे काम में लूट की बात कह रहे हैं। वहीं नौगछिया के बाढ़ नियंत्रण कार्यपालक अभियंता का कहना है कि इसमें बालू डाला जा रहा है, गंगा का बालू है और इसीलिए मिट्टी के जैसा प्रतीत होता है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी फ्लड फाइटिंग के काम में लूट की बात कही है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। मिट्टी तो ऐसा नहीं है, तो मिट्टी मतलब हो सकता है उसमें पानी पड़ने के बाद जो यहाँ का लोकल हो जाता है मिट्टी से दिखने लगी, मिट्टी कहीं पे भी नहीं है। मेरा बालू भरना है, बोरा में डालना है, प्रोटेक्ट करना है कि उसका जमीन न कटे, उसका मकान न गिरे। एक तो काम सही ढंग से क्या काम ही नहीं हो रहा है, और जहां हो भी रहा है जैसे बीजपुर में कुछ लोग जगह पे बालू तो मिल नहीं रहा है तो मट्टी भर के डाल रहे हैं। मट्टी तो वो तो पानी जब पड़ेगा तो मट्टी गल के बाहर चला जाएगा। अभी हमें नौगछिया के काजी कोरैया से राघोपुर जोड़ने वाली तटबंध पर आप देख सकते हैं कि ये तटबंध है और रात में ये तटबंध कटने के कगार पर था, लेकिन जो आपदा के समय में भी लोग जो है इसमें कहीं ना कहीं कुछ खोज लेते हैं। आप देख लीजिए कि ये बोरा है और इसमें क्या भरा हुआ है, टोटल मिट्टी है। ये मिट्टी जो है कहीं से भी इसमें बालू का कोई अंश नहीं है, जबकि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि बालू और मिट्टी मिला हुआ है, जबकि बालू कहीं नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। क्या है बोरा में भरा हुआ? ये मिट्टी और घास है सर। मिट्टी और घास है। हाँ, देना क्या चाहिए था? बालू सर देना चाहिए। बालू कहीं मिल रहा है? नहीं सर। यहाँ बोलता है जनता को 10,000 बोरा चुरा लिया, जनता काहे चुराएगा 10,000 बोरा? क्या है कहाँ ले जाएगा? बोरा में क्या है? बोरा में तो मिट्टी है, इसमें बालू होना चाहिए, बालू मिट्टी मिक्सिंग होना चाहिए। खाली बालू है? हाँ, खाली बालू भी होना चाहिए बोरा में, नहीं है तो बालू मिट्टी मिक्सिंग होना चाहिए। इसमें मिट्टी भर के दे रहा है। नहीं सर, वो कम होना चाहिए। बालू के बदले में मिट्टी दे के किसी तरह पैसा घटोस कर रहा है, कम हो रहा है। 10,000 का मतलब बिल बना रहा है 1 करोड़ का। ये बोरा है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं, यही बोरा है और सभी बोरा में यही चीज है। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है बाढ़ नियंत्रण के, उनका कहना था कि बोरे में जो है बालू भरा जा रहा है, लेकिन आपदा के समय में भी लोग अफसर कैसे खोज लेते हैं, ये बिहार में देखा जाता है लगातार। और अब भागलपुर के नौगछिया में जो हाल है उसको आप देख सकते हैं। कहा जा सकता है कि बड़ा खेल जो है बाढ़ के नाम पर खेला जा रहा है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। वहीं शेखपुरा की घाट कुसुम्बा प्रखंड में हरहर नदी उफान पर है और इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। कोयला गांव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी पानी में डूब चुका है। अस्पताल बंद होने के बाद लोगों का इलाज ही नहीं हो पा रहा। हालांकि टीम ने हरहर नदी से प्रभावित अस्पताल की व्यवस्था गांव के ऊंचे स्थान पर कर दी है, जहां दवा और नर्स की व्यवस्था की गई है। कोयला गांव के अस्पताल से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। हरहर नदी में जल स्तर बढ़ने से इसका सीधा असर जनजीवन पर भी पड़ रहा है। आपको बता दें, ये टाल क्षेत्र का कोयला गांव है और जहां आप देख लीजिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, पानी से पूरा भर गया है, बंद है, ताला लटका हुआ है। अब डॉक्टर भी जो है कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, वो आना बंद कर दिए हैं। इसके से अभी बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो रहा है, लोगों की छोटी छोटी बीमारी के लोग को जाना पड़ता है प्रखंड मुख्यालय अथवा जिला अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा भी कार्रवाई की बात कही जा रही है कि जहाँ ऊँचा स्थान है वहाँ पर अस्पताल को शिफ्ट कराया जाएगा ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर वर्तमान समय में तो भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है। गांव की महिलाएं भी हम जानते हैं कि आखिर इसके बंद होने से क्या क्या परेशानी लोगों को हो रहा है। आखिर बताइए मामा, की दिक्कत हो रही है? बताओ ना, की दिक्कत हो रही है? मैंने बंद होने से क्या दिक्कत हुआ? पानी डूबल धसल है, बजावे न जाम बना, घर बना है। अच्छा, डॉक्टर लोग नहीं आ रहे हैं अब? नहीं, बंद हो गए? बंद हो गए। कब से बंद है?
3-4 दिन से बनी हुआ थी दोबारा हले कैसे डॉक्टर बैठे जाए पानी से पूरा बड़ा। आप बताइए की दिक्कत हो रही है? की दिक्कत है? मट्टी भरावे है, गली में भर छाती पानी है, अस्पताल कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो कोई डॉक्टर या नर्स कोई नहीं आ रहा? नहीं, कुल बंद। आप हमारे साथी चल रहे हैं, देखे होंगे कि हर गांव में जो है हेल्थ चिकित्सक लोग हैं। जहाँ पे भी PSC CHC में पानी घुस गया था वहाँ से हमने लोकेट करके निजी घर में सभी जो से वो है डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं, ANM हैं, सभी को हम लोगों ने कर रखा है। और सभी के पास एसेंशियल मेडिसिन भी है और जो हमारे पास आयोडीन टैबलेट्स वगैरह होते हैं वो भी सब जगह पर्याप्त मात्रा में। अस्पताल चूँकि बंद है, गाँव के अंदर जो सरकार द्वारा जो व्यवस्थित किया गया अस्पताल का वो भी पानी आ जाने के कारण वो बंद पड़ा है। जरूरत है इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करने का ताकि गाँव के लोगों को भी राहत मिल पाए। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और खबर भागलपुर से है, जहां पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। बंगाल और बिहार STF की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर बहुत बड़ी कार्रवाई की है। कहलगांव अमडंडा थाने से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर मौत का सामान तैयार किया जा रहा था। चांदपुर गांव से बिहार और बंगाल की STF ने भारी मात्रा में अर्धनिर्मित और निर्मित बैरल के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। STF ने हथियार बनाने में इस्तेमाल मशीन और अन्य सामग्री भी बरामद कर ली है। नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने की भी बात सामने आ रही है, लेकिन SSP आनंद कुमार ने इस बात से इनकार कर दिया है। अमडंडा थाना अंतर्गत चांदपुर गांव है, वहां पर हुई है। इसमें भागलपुर पुलिस ने कलकत्ता STF और बिहार STF के सहयोग से एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है और उसमें 15 अर्धनिर्मित पिस्टल की बरामदगी हुई है, 10 निर्मित बैरल की बरामदगी हुई है और एक बड़े लेथ मशीन, एक ड्रिलिंग मशीन और एक मिलिंग मशीन सहित कुल 22 छोटे बड़े उपकरणों की बरामदगी की गई है और 5 व्यक्तियों को इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तार किया गया है। और खबर गोपालगंज से आपको बताएं, जहां बेखौफ अपराधियों ने जमीन के ठेकेदार पप्पू कुमार के घर पर फायरिंग कर दहशत फैला दी है। घटना नगर थाना क्षेत्र के श्रीराम नगर नोनिया टोली मोहल्ले की बताई जा रही। बताया गया है कि बाइक सवार 3 अपराधियों ने फायरिंग की और फायरिंग के दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन के अनुसार जमीन विवाद में फायरिंग हुई है। पुलिस ने CCTV को जब्त कर लिया। पुलिस बाइक सवार 3 अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। घर के आसपास के क्षेत्र में श्रीराम नगर में कुछ बदमाशों द्वारा बाइक सवार द्वारा हवाई फायरिंग की गई, जिसमें कि टीम के द्वारा जांच की जा रही है और इसमें जो भी अपराधी हैं उनको जल्द ही हम लोग अरेस्ट करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की अमेरिका यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उनकी सफल यात्रा को लेकर सोशल मीडिया X पर बधाई भी दी। सीएम नीतीश कुमार ने निवेश पर दोनों देश के बीच हुए निर्णय का स्वागत किया और कहा कि बिहार के लोग भी प्रधानमंत्री के USA दौरे के बाद बहुत सारी घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं और उससे उत्पन्न होने वाले अवसर से उत्साहित भी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने पीएम के सफल दौरे की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी देश की आन बान शान है। होने के नाते मुझे मेरे प्रधानमंत्री पर गर्व होता है। उनकी हर अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं जिस तरीके से न सिर्फ देश के मान सम्मान को बढ़ाने का काम करती हैं, बल्कि जिस तरीके से हमारे देश की मजबूत पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ाने का काम करती हैं। हर डिसीजन मेकिंग में जिस तरीके से आज की तारीख में भारत का एक महत्वपूर्ण से है। उस दिन जब मेरे प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ही बोला कि आज की तारीख में जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, और हकीकत है भारत जब आज की तारीख में बोलता है तो दुनिया सुनती है, क्योंकि भारत का वो कंट्रीब्यूशन अब रहा है हर क्षेत्र में। मोदी जी के संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के शिखर सम्मेलन के संबोधन को दुनिया याद रखेगी, मैं ऐसा समझता हूँ अभी जो बात उन्होंने की है। और इसीलिए खास करके USA यात्रा के दौरान मोदी जी के प्रति दुनिया के प्यार को देखकर हम भारतीय खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि मोदी भारत के आन बान और शान है। और शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार बेहद सख्त है। जमीन से लेकर आसमान तक शराब तस्कर और माफियाओं पर पहरा है।
नदी में नाव और हवा में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बिहार सरकार ने शराबबंदी की सफलता का आंकड़ा पेश कर दिया है। सरकार का दावा है कि शराबबंदी कानून की सफलता का ही परिणाम है कि बिहार में बहू बेटियां घर हो या बाहर पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए 8 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस अनोखी पहल से बिहार में बहार आई है। सोमवार को मद्य निषेध विभाग के मंत्री रत्नेश सदा और सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने शराबबंदी की सफलता के आंकड़े को मीडिया के सामने रखा और बताया कि 1 अप्रैल 2016 से 31 अगस्त 2024 तक शराबबंदी कानून से जुड़े कुल 8,43,907 मामले दर्ज हुए। मद्य निषेध विभाग में 3,70,814 और पुलिस विभाग में 4,73,093 मामले दर्ज किए गए। 8 साल में 12,79,387 लोगों को गिरफ्तार किया गया, यानी हर घंटे औसतन 18 लोग शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार हुए। पुलिस विभाग ने 7,36,061 गिरफ्तारियां की, जबकि मद्य निषेध ने 5,43,326 लोगों को पकड़ा, जिनमें 5,20,000 दोषियों को सजा भी हो चुकी है। नीतीश सरकार का दावा है कि शराबबंदी के कारण घरेलू हिंसा और महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाओं में काफी कमी आई। घरों में जो आपके महिलाएं हैं उनके साथ जो हिंसा होने वाली घटनाएं, हमारे कॉल सेंटर्स में कॉल आते हैं कि मेरे साथ मारपीट, टीम पहुंच जाती है, तो उसके बाद कम से कम एक डिटरेंस है कि नहीं मारपीट करेंगे तो टीम आ जाएगी, इसलिए लोग तो उनके साथ हिंसा की घटनाएं कम हुई हैं। बिहार में शराब की बिक्री और शराब पीने पर प्रतिबंध के बावजूद कई लोगों की मौत भी हुई है। संदिग्ध जहरीली शराब पीने से 266 लोगों की मौत की बात सामने आई, जिसमें अवैध शराब पीने से 150 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई। सारण में 75, पश्चिम चंपारण में 44, गोपालगंज में 33, गया में 6, औरंगाबाद में 8, नालंदा में 12, बांका में 3 लोगों की मौत हुई। आरा और बक्सर में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 266 का रिपोर्ट था, जो कब से कब तक सर? 266 का जब रिपोर्ट किया गया, जब उसके बाद फिर फाइनल जांच पड़ताल हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बाकी सारी चीजें, तो उसके बाद फाइनल 156 कंफर्म हुआ है, जिनको हम लोगों ने लाभ भी दिया। सरकार ने बताया कि 3,46,61,723 लीटर शराब बरामद की गई, जिसमें 1,49,68,000 लीटर देसी और 1,96,93,000 लीटर विदेशी शराब जब्त हुई। सबसे ज्यादा शराब गोपालगंज, सारण, पटना में बरामद हुई, जबकि बक्सर, भोजपुर, समस्तीपुर और सीवान का नाम भी टॉप 7 जिलों में शामिल है। शराब के साथ 1,24,658 वाहन भी जब्त किए गए। साल 2016 में कानून लाने के समय सबसे ज्यादा राजस्व में घाटे को लेकर सवाल उठे। सरकार ने इसका भी खाका सामने रखा और बताया कि शराबबंदी में जब्त वाहन, भवन, भूखंड की नीलामी से सरकार को लगभग 327 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। वाहनों की नीलामी से लगभग 327 करोड़ रुपए की राशि अभी तक हम लोगों को प्राप्त हुई। पेनल्टी पे जो वाहन मुक्त हुए हैं, फाइन लगने के बाद 65 करोड़ राजस्व की हम लोगों को प्राप्ति हुई है। शराब से जुड़े मामलों में लगभग 8,208 भवन या भूखंड जब्त किए गए हैं, और जिसमें 507 भवनों को पेनल्टी पर मुक्त किया गया, तो उसमें लगभग 7 करोड़ 19 लाख राजस्व की प्राप्ति हुई है। शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार काफी सख्त है। जमीन से लेकर आसमान तक तस्कर और माफिया पर पहरा है। नदी में नाव और हवा में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। दावा है कि शराबबंदी की सफलता का परिणाम है कि बिहार में बहू बेटियां घर हो या फिर बाहर पहले से ज्यादा सुरक्षित है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। मलेशिया में फंसे झारखंड के 70 मजदूर वीडियो शेयर कर वतन वापसी की गुहार लगाई है। 4 महीने से मजदूरों को वेतन नहीं मिल पाया है। बोकारो और हजारीबाग के ये सभी मजदूर हैं
जो मलेशिया में कार्यरत हैं। गिरिडीह और धनबाद के भी हैं ये मजदूर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वीडियो साझा कर इन सभी मजदूरों ने वतन वापसी की गुहार लगाई है। वीडियो शेयर कर उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उन्हें वापस बुलाया जाए, क्योंकि पिछले 3 से 4 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला काम के बदले, और ऐसे में ये मजदूर बहुत ही विवश और लाचार महसूस कर रहे हैं। जल्द से जल्द वतन वापसी की गुहार सरकार से लगा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।